थोड़ा आप लोग ध्यान भी देते हैं, कोई मैं स्कोर बनाया तो जरूरी आएगा, इसलिए चाहिए लेकिन बच्चों की वजह से। हाँ चला बेटा। तो फिर से सुन ले कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में जब हम सेमीकंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हाँ उसको पूर्ण करवाएंगे। तो अब आओ, आपका नुकसान नहीं होगा, यहाँ रिकॉर्डिंग होगी। तो बेटा जब हम इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो इस संयोजन को कौन सा टर्म्स देंगे? बायस। राइट है? यस सर। बायस यानी कि संयोजन क्रम। ठीक है? यस सर। तो इसे बायस कहा जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब हमने क्वेश्चन पूछा था कि दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते कैसे हैं? तो आप जानो ये कैसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक एक दो रुपए के डायोड्स बिकते हैं। जो आपको का कोई भी मशीन का यंत्र खराब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत कॉस्टली नहीं आता, क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी नहीं है और जो जोड़ने वाला वो कुछ भी मांग लेता है आपसे। दैट्स क्लियर? यस सर। तो बेटा ये जो दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं इनके दोनों सिरों को हम गर्म करके और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? यस। जैसे आप कोई चीज जोड़वाते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में तो कैसे जोड़वाते हैं? वेल्डिंग करा करके। तो ये ऐसे नहीं होता, आप जानते भी हो कि अगर हमें लोहे को जोड़ना हो तो जोड़ने का एक तरीका है वेल्डिंग करवा लें और दूसरा तरीका फ्रिक्शन से है कि आप एक को स्थिर करके दूसरे को इतना तेज घुमाएं तो देखिएगा घुमाने पर घर्षण से गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण इसके ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएंगे और घर्षण में पहला चक्कर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और उससे ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह से हम इनको बायसिंग करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। आगे आपको समझ में आया? तो जब इसको हमने बायस कर दिया यानी कनेक्ट कर दिया, क्लियर हो गया? If this question is asking you in your paper that how the both semiconductor are biasing together are connecting together, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों के सिरे को गर्म करके एक दूसरे के साथ जोड़ देना। That's clear? Yes sir. तो ये जहाँ जुड़ गए उसका नाम है जंक्शन, जो कल का ऑप्शन है। yes, अब उसके आगे हमने आपसे सवाल किया था कि विचलित धारा कैसे पैदा हुई और मैंने दूसरा सवाल किया था कि धारा डिप्लीशन लेयर कैसे बना, धारा रुक कैसे गई और स्टॉपिंग पोटेंसी क्या है, ये सब सवाल किया था ना। yes, सबका जवाब चलिए जवाब दें। yes, पकड़िए। अभी आपने क्या कहा था कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा और होल का कंसंट्रेशन लो है। अब इसके अंदर आपने कहा होल है उसका कंसंट्रेशन और बेटा जब आपने यहाँ जोड़ दिया बोलो इसके अंदर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अतः विसरण बताओ कैसे होता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर जाने लगे और इसमें बताइए होल का कंसंट्रेशन ज्यादा अतः वो इधर आने लगे। इसका मतलब जंक्शन पर जो इलेक्ट्रॉन उधर गए और उधर से होल इधर आए, बताओ वो विचरण से गए। क्लियर हो गया? और ऐसा होने से बताओ इलेक्ट्रॉन इधर गया है और ये इधर आया है। नो सर। और इस विचरण से बताओ इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो धारा बहेगी। तो अब इस विचरण से इधर की ओर जाने से इसमें धारा बन रही है।
उसी धारा को हमने कल कहा था अब कोई डाउट है? पक्का क्लियर हो गया? अभी डाउट है तो अब आओ, अब हमने कल क्या बोला कि जब ये जाएगा तो छीड़ मान की धारा जाएगी। अब ऐसा क्यों कहा? पकड़ो, बताओ। जब ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज करने से कल बताया कि यहाँ पूरा एक उदासीन क्षेत्र और उस उदासीन क्षेत्र को हम कहेंगे डेप्लीशन लेयर। सही है बेटा? अब हमने आपसे सवाल पूछा था कि ये धारा बहती ही क्यों है, तो आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। मैंने कल बताया था बेटे कि विभव की दो परिभाषा है। एक इकाई कूलम आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसके सिरे का विभव या विभवांतर कहते हैं। और दूसरा कहा था आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक को विभव कहते हैं। मतलब अगर धारा बह रही है तो वह विभव में अंतर के कारण बह रही है। क्योंकि मैं आपको पूर्व में भी कई बार बताया हुआ हूँ कि जब तक विभव में अंतर नहीं होगा धारा बहनी ही नहीं। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया व्हाई द डिफ्यूज करंट इज फ्लोइंग हियर, तो you should say that it is due to the potential difference। यानी अगर धारा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बताओ धारा ठीक विपरीत जाएगी। इसका मतलब कि होल के सिरे का जो विभव है और जो इसके सिरे का विभव है वो दोनों बराबर नहीं है। इसलिए इधर का विभव अधिक है और इधर का विभव अर्थात विभवांतर है, और इस विभवांतर के कारण धारा अधिक विभव से बह रही है। तो देखिए कितना आसान उत्तर था। लेकिन जब वो पढ़ा कायदे से नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो उसको पीछे का लेक्चर्स में याद है नहीं है, तो वही उसके बीच में उसका शत्रु बना हुआ है और कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसीलिए धारा बह रही है। अब सवाल है, हमने अगला सवाल पूछा था कि धारा की रुक क्यों गई, पूछा था ना आपसे। तो आइए बताता हूँ क्यों रुक गई। समझ तैयार है? यहाँ देखो, बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के निकल जा रहा है। आपको भी बताओ जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन आवेश आता है? कल का दाता वाला नहीं। तो अब जब देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, क्या जहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, तो बताओ जितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए उतना प्लस आ गया। बोलो इधर से होल इधर आए तो बोलो नेगेटिव आ गया। प्रॉब्लम? अब तो होल पे प्लस चार्ज है ना, तो जब वो होल इधर आना शुरू किया तो बताओ दो समान आवेश में प्रतिकर्षण इसने वापस कर दिया। जब इधर देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पर ऋण आवेश है, इसने भी प्रतिकर्षित कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसका मतलब कि अब इस स्थिति में इस सिरे का विभव और इस सिरे का विभव बराबर हो गया। और आप बताओ जब विभव बराबर हो जाता है तो उसी को कॉमन पोटेंशियल और तब धारा का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए ये धारा का प्रवाह। अब आ गया समझ में? कल भी बोले थे ना इस बात को, इसीलिए मैंने कहा। अब देखो आई थिंक देखो एडिशनल क्वेश्चन के साथ पूछ देता है, तो जो बढ़िया से लेक्चर नहीं सुना है, समझा नहीं है, वो आता हुआ सवाल छोड़ के चला। अतः जब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कहाँ से जुटेगा?
अब श्योर हो गया आपको? तो अगर आपसे पूछा गया कि ये धारा के रूप कौन क्यों जाती है, और मैंने आपसे पूछा था कि विभव प्राचीर क्या है, देख रहे हैं? और ये भी पूछा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल। यानी इनके सिरे पर स्थापित हुआ विभव जो बताओ धारा के प्रवाह को रोक वही है बैरियर पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। और पूछा क्यों रुक गया, तो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से और होल के इधर जाने से दोनों के ऊपर समान विभव स्थापित हो गया, और समान विभव हो जाने से धारा का प्रवाह। आगे आप समझिए। इसका अर्थ ये भी निकला कि अब अगर हम बाहर से पोटेंशियल दे तो काम बन सकता है। यही सवाल आपको वहाँ 3rd चैप्टर में विद्युत चालन में कहा गया था कि बिना विभव दिए धारा का प्रवाह नहीं होता, क्यों? तो वहाँ जवाब दिया जा चुका है। चला जाए बात किया जाए। अब यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? देखिए पीएन जंक्शन का संयोजन वायु विद्युत मेंस के साथ 2 प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है। पहला जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरवर्ड बायस, और इस फॉरवर्ड बायस को बेटा हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए एफबी लिखेंगे, बट आपको ध्यान रहे एफबी का मतलब फेसबुक ना निकालें, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है। तो फॉरवर्ड बायस, हाँ आवाज जा रही है? बोलिए। दूसरा होता है बेटा उत्क्रमण अभिनंदन, और इसे अंग्रेजी में बोला जाता है रिवर्स बायस, यानी कि आरबी। और आपको भी दिमाग में है आरबी का मतलब रेजिस्टेंस, बात आप पढ़ते आए हो, बट वो वहां की है, ये समझ में आ रही है? आओ अब चलो हम बात करते हैं कि कैसे हम पीएन जंक्शन को वाई मेन से जोड़ेंगे। तो जाना जाएगा कि ये रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। ओके बेटा? तो पहला हम लेते हैं फॉरवर्ड बायस। ये देखो ये तुम्हारा एन टाइप है, और इसके साथ जो संयोजित है वो पी है। तो अब ये एनपी या पीएन जंक्शन हो गई। अब हमें करना क्या है, वो पकड़ना। अब अगर हम एन टाइप को, तो जानते हो तो शेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे सेल की भाषा में हम लोग माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल बोलते आएंगे। तो अगर हम एनपी जंक्शन के एन सिरे को सेल के माइनस टर्मिनल के साथ और पी डैश को शेल के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो बेटा यह संयोजन फॉरवर्ड बायस कहलाता है।
अब यहाँ कुंजी लगा बोलो, क्या समझ में आ गई आपको? तो अब अगर पूछा जाएगा कि बताओ फॉरवर्ड बायस क्या होता है, अब तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। इसे कहते हैं, सुन लो फिर से बस। जब हम एनपी जंक्शन को किसी विद्युत मेंस के साथ इस प्रकार जोड़ते हैं कि एन टाइप के सिरे का संबंध मेंस के माइनस टर्मिनल के साथ और पी टाइप का संबंध सेल के प्लस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यह वाइसिंग फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ठीक है बेटा? अब चलो देखते हैं कि इस बायस में जोड़ने पर क्या हुआ। देखो बोल, आप तुम लोग को कल का बताएंगे कुछ बात को आज भी जानते हो और तब बोर्ड में देख के जाओ। बताओ अगर ये है तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है। कल का बताएं कि बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल करते हैं। ठीक है बेटा? ये देखो मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं। बताओ बेटा यहाँ कौन है? होल। ये होल बना रहा हूं। ठीक है? आज मैंने बताया कि बेटा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, होल का कम, और सही है? आप बताओ अगर मैं इसी में होल बनाऊं तो आप समझ जाएंगे कि होल का मतलब स्फीयर का मॉडल दिखाना होगा। ये देखो मैंने जगह जगह होल बना दिया है। उसी तरह इसमें जगह जगह एक डॉट बना देंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बनाते समय ये ध्यान रहे कि पी टाइप में होल ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलो चित्र भी तो बताना चाहिए। समझ आ रहा है बेटा? बहुत आराम से मैं बोल रहा हूँ, आराम से सुनो। तो बेटा एन टाइप में देखो इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है और पी टाइप में। अब तुम्हारे खोपड़ी में इस बात का पता रहना चाहिए कि इनको जब बना दिया गया है तो जंक्शन के पास में यहाँ पे डेप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ है, और इस डेप्लीशन लेयर में आपको ये भी पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो आज मैंने दोहराया, दोनों के सिरे का विभव इक्वल होना चाहिए। ये करंट का जो आना जाना था वो बंद हो गया, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कि अगर आप बाहर से विभव जनरेट करिए ताकि विभव में अंतर शुरू हो जाए, तो फिर से ऐसा हो सकता है। बोले ऐसा कहा ना मैंने? अब आओ जरा देखो, समझना नहीं आएगा बताना। अब आपको पता है सेल में पीछे का चैप्टर सब दिमाग में भरे रहे। आपको पता है कि सेल में धारा दोनों आवेश के रूप में रहती है। तो ऋण टर्मिनल से ऋणावेश यहाँ ऋण विभव आएगा, प्लस टर्मिनल से प्लस आवेश यहाँ प्लस विभव आएगा। सही है? आपने को ये कर क्या है? बताओ यहाँ ऋण के कारण बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है, तो बताओ तो विपरीत आवेश बताओ इसने इस इलेक्ट्रॉन को लगा इधर ढकेलने, अब इधर कंसंट्रेशन हावी होने लगा कि नहीं? सही है? अब इधर तो प्लस चार्ज होने से ये भी इसको प्रतिकर्षित किया, ये भी इधर आने लगा। अब आने से अब देखो पोटेंसी बढ़ने लगी है, और ऐसा होते ही अब ये इस डेप्लीशन लेयर को पार कर, और पार करके देखो इलेक्ट्रॉन इधर से लग गया। और बोलो तो पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा धारा, अब इस नाते देखो इसमें से धारा बहना
शुरू हो गई। और ये तो बिंदु 4 में पढ़ते थे कि प्लस सिरे से करंट बहती है। कोई कितना दिखा रहा है। तो बोलो अब इस समय तुम्हारा एनपी जंक्शन बताओ एक कंडक्टर की भांति व्यवहार कर रहा है कि नहीं? अब देखो ये धारा को कंटिन्यू जाने शुरू कर दिया है ना। तो इस प्रकार यह एनपी जंक्शन जब हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया तो बताओ धारा को क्या किया, जाने देने लगा। और धारा को जब जाने देने लगा तो बताओ एकदम पूर्ण रूप में चालक की तरह व्यवहार करने लगा। अब कोई प्रॉब्लम समझ आ गई? तो जानते फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? कोई परेशानी? अब आओ रिवर्स बायस बताता हूँ। हो चुका है? इसी को बता दूंगा ताकि मुझे चित्र दोबारा ना बनाना पड़े। चलिए अब देखो रिवर्स बायस में क्या होगा। ये मिटा रहा अभी बना रहे हो गया। अब देखो रिवर्स बायस में क्या होगा। देखो रिवर्स बायस में हमने इनके जोड़ने का तरीका ठीक विपरीत कर दिया। दिख रहा है? देखो क्या कर दिया। देखो अब ये हमें ये सब मिटा दें क्योंकि अब तुम जान गए हो कि अभी यहाँ क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर चला तो पहले हम ये समझ लें रिवर्स बायस क्या है। देखो जब एनपी जंक्शन को हम सेल के साथ इस प्रकार संयोजित करें यानी इस प्रकार बायसिंग करें कि एन टाइप का सिरे का संबंध सेल के प्लस टर्मिनल के साथ हो जाए और पी टाइप के सिरे का संबंध के साथ हो जाए तो इस प्रकार के बायसिंग को रिवर्स बायस कहते हैं। यानी आप समझ गए एकदम उल्टा चल रहा है। अब तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात याद रखो, N फॉर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, दैट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है? एक पे भी क्लियर रखोगे तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं है। N फॉर नेगेटिव कहाँ N फॉर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये देखो P फॉर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो यदि हम एनपी जंक्शन को वाई मेंस के साथ इस प्रकार जोड़ दें कि एन के सिरे का संबंध सेल के प्लस टर्मिनल से और पी टाइप के सिरे का संबंध सेल के माइनस सिरे के साथ हो जाए तो यह कॉम्बिनेशन रिवर्स बायस कहलाता है। आया देखिए? अब जरा देखो ऐसा करते हैं तो होगा क्या। पकड़ो बताओ अब प्लस सिरे के कारण बताओ यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज के कारण बताओ प्लस पोटेंशियल और यहाँ बताओ माइनस सिरे के कारण ऋण विभव के ऋण आवेश में प्रवाह के कारण बताओ यहाँ ऋण विभव आ जाएगा। कुछ तो दिक्कत है? अब तो समझ गए होंगे यहाँ होने वाला क्या है। बताओ अब बताओ यहाँ प्लस है अभी आकर्षण हो जाएगा। बोलो यहाँ माइनस है और होल को प्लस है। बताओ आकर्षण हो जाएगा। अब बताओ सारे इलेक्ट्रॉन इस छोर पे आके जमा होने लगेंगे और सारे होल अब इधर कंसंट्रेशन हाई हो गया और इसका होल का इधर कंसंट्रेशन हाई हो गया ना। अब बताओ दोनों पर अब जो पोटेंशियल बढ़ी हुई थी अब वो फिर से सामान्य होकर बराबर हो गई। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट हो गई। अब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा अब बोलो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में अब ये कंडक्टर नहीं इंसुलेटर यानी चालक की भांति। तो ये हुआ रिवर्स बायस। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? कठिन लगा आपको? समझ आ गया आपको? अब इस पूरे का हल क्या निकल के आया?
बेटा समझने पे ही ज्यादा जोर दो, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और घर पे बैठ के लिख सकते हो, इसलिए समझने पर ज्यादा फोकस करो, लिखने के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और घर जाके आराम से उसे धीरे धीरे करके बना सकते हो, लिख सकते हो, है कि नहीं? इसलिए ज्यादा फोकस समझने पर करो, क्योंकि समझने वाला काम न किताब कर सकती है और ना ही घर जाने के बाद तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग दिन भर पता नहीं कितनी चीजें सीखता है और अगर कंसंट्रेशन तुम्हारे पास अब तक 2 वर्षों में नहीं बना है ज्यादा तो भूल जाओगे, तो इसलिए वहाँ ये हेल्प कर देगा। इसलिए ज्यादा फोकस करो समझने पर, पहले समझने पर, कि हम ज्यादा से समझ सके, ताकि जब इसको पुनः देखें तो हमें याद हो जाए। That's clear? Yes, sir. अब बताओ मुझे कहाँ प्रॉब्लम है? पक्का क्लियर हो गया? Yes. कोई डाउट्स नहीं? अब हम इस पूरे का अगर हम कंक्लूजन करें तो हम कंक्लूजन 2 पॉइंट पे खत्म कर सकते हैं। पहला कि फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर यह चालक की तरह व्यवहार करेगा, यानी अपने अंदर से धारा को जाएगा, और अगर रिवर्स बायस में जोड़े तो यह इंसुलेटेड और इस शब्द में देखोगे तो विसरण ही मुख्य मुद्दा है। देखो जब हमने रिवर्स बायस में जोड़ा तो कंसंट्रेशन इधर आके ज्यादा हुआ, इधर होल का ज्यादा हुआ और इधर पर बताओ इलेक्ट्रॉन कम रह गए हैं या भी कम हो गए हैं, सही है ना? जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके सिरे पर वो बराबर हो गई है, और ऐसा हो जाने से इलेक्ट्रॉन का एन से निकलकर पी में जाना और होल का पी से और इसके प्रिंसिपल रूप से, देखो सिद्धांतिक बोल रहा हूँ, सैद्धांतिक बोला, थ्योरेटिकल नहीं बोला, प्रिंसिपल रूप से देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से इलेक्ट्रॉन और होल का एक दूसरे में आना जाना यानी आवागमन बढ़ जाने से अब कोई धारा नहीं बह रही है, इसलिए हमारा जंक्शन रिवर्स बायस में और चालक की आ गया बेटा? तो अब फॉरवर्ड रिवर्स बायस कंफर्म हो गया? अब जरा सुनो, अब ये जानकारी हमको साइंटिस्ट ने दे दिया, तो बेटा इसका रिसर्च आने से पहले ही, जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था कि पहले टीवी भारी भारी आती थी, क्या होता था कल सुना चुका हूँ। अब जरा देखिए, कल ये भी बताया था याद करिए, कल हमने ये भी बताया था कि भारी क्यों होता है, तो हमने कल बताया कि बेटा पहले उसमें डायोड लगता था और अब की टीवी में डायोड नहीं लगता, जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर लगता है। इसको समझाने के मैंने रिमोट का भी एग्जाम्पल दिया कि रिमोट आप खोल के एक बार चेक करिए, कल तो सब पता चला। आज मैं उसका लाभ उठाना चाहता हूँ। लाभ क्या है कि बेटा जब हमको इसके पहले ही जानकारी डायोड की हो गई थी तो हमें ये जान लेना चाहिए कि डायोड का पहले मतलब क्या है। डायोड, पहले हम डायोड का मतलब समझेंगे ना, तब हम यहाँ पे हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखो बेटा डायोड का मतलब 2 है, ध्यान से सुनना। क्या मतलब है बेटा? 2। पहला ये 2 शब्द से बना हुआ है, एक शब्द है डाई और दूसरा शब्द है ओड। ओड का मतलब पूरा, इलेक्ट्रोड। अभी मत करना इलेक्ट्रोड हमको नहीं आता, आपको इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री में पहले इलेक्ट्रोड ही की परिभाषा दी। तो बस हम इशारा कर रहे हैं पढ़ने वाले के पास सारा। अब जरा देखो, इसका पहला अर्थ ये निकला कि डायोड यानी इसमें 2 इलेक्ट्रोड फॉर्म हो रहे हैं।
आप दोनों डेफिनेशन में देखोगे तो बोलो यहाँ प्लस आ गया है, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, पढ़े हो कि एक धन वाले को एनोड कहा जाता है, ऋण वाले को, देखो इसमें दो इलेक्ट्रोड फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका एक अर्थ होता है कि दो इलेक्ट्रोड बन जाना, लेकिन जो दूसरा अर्थ है जो हमको चाहिए, ये भी चाहिए लेकिन वो भी चाहिए, वो क्या कि जो डायोड होता है वह धारा को एक दिशा में जाने देता है, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं। जरा सोचो यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं? जब इस जंक्शन को फॉरवर्ड में जोड़ रहा हूँ तो अलाउ कर रहा है धारा को, और जब हम रिवर्स में जोड़ रहे हैं तो धारा को जाने नहीं दे रहा। और ये काम पहले जो यंत्र करता था उसको क्या कहते थे? डायोड। तो अब ये जंक्शन बताओ डायोड की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए इस जंक्शन का नाम पड़ गया जंक्शन डायोड। आगे आप समझ क्लियर हो गया? तो कैसे इसका नाम जंक्शन डायोड पड़ गया? इसीलिए मैंने कहा कि पहले डायोड का मतलब समझिए। अभी कोई डाउट है? नो सर। अब अगर हमसे कभी वाइवा में चाहे पेपर में पूछ देगा कि डायोड कहते किसे हैं, तो हम बोलेंगे कि डायोड वह डिवाइस जो धारा को केवल एक दिशा में जाने देती है और विपरीत दिशा में नहीं जाने देती। इसीलिए जब ये खोजा गया था तो उस समय बेटा इसका नाम रखा गया था डायोड वाल्व। क्या नाम रखा गया? डायोड वाल्व। और अब तुम्हारे शरीर में बायो को छोड़ दो, क्योंकि जो मैथ वाले हैं हो सकता है उनको हार्ट के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, अतः वो उदाहरण हमारा सार्थक नहीं होगा। हम एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जो तुम लोग चाहे पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो सब बता सकते हो। साइकिल में देखना, ट्यूब में हवा भरने के लिए एक सीटिंग वाल्व होती है, और उस वाल्व के न होने पर, पहले उसके होने पर समझो, वाल्व लगा है तो हवा भरो तो वह हवा बाहर से ट्यूब में तो जाने देती है, ट्यूब में से बाहर अब वाल्व खराब हो जाए, सट जाए, फट जाए तो हवा भरो, हवा टायर में टिकता ही नहीं। तो क्या कहता है कि वाल्व खराब है, ठीक है, पंचर है, तो ये उतना नहीं सोच रही है जितना हम लोग सोचवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनका दिमाग उस चीज को नोटिस नहीं कर रहा है, इनका दिमाग नोटिस कर रहा है पंचर है। और आप देखना वो क्या कहेगा, भैया तुम्हारा वाल्व खराब है, वाल्व बदल रहा है, हवा टिक, क्योंकि वाल्व निकाल देने पर हवा चली जा रही है, वापस आ जा रही है, और वाल्व लग गई तो वो वन वे हो जाती है, यानी कि वो एक दिशा में जाने देती है। अब समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बेटा पहले जो यंत्र अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, मैं साइंटिस्ट का नाम भी बता दिया, तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था उस फ्लेमिंग वाले का डायोड वाल्व था। अब चूंकि वो कोर्स में नहीं है तो पहले दो चैप्टर पढ़ना होता था, एक डायोड वाल्व अलग और ये अलग, बेटा वो क्वेश्चन। तो बेटा ये डायोड वाल्व हो गया, अब आप समझ में आ गया ना? लेकिन अब यही कथवा बताओ हमारा ये जंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा। अब पूछा जाए जंक्शन डायोड क्या है, और ये फुल क्वेश्चन होगा कि जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। मॉडल प्रस्तुत करते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। आगे बात समझ में? तो अब हम जा रहे हैं इस चीज को। अब हमारा हेडिंग क्या बनेगा? ठीक है। और अब मैं जंक्शन डायोड पढ़ाऊं उसके पहले अब जंक्शन डायोड को सर्किट में कैसे दिखाएंगे वो भी बता दूं। कल वाला याद करिए, कल मैंने बताया था कि बेटा जब एन टाइप रहेगा
उसको हम ऐसे लिखेंगे जो ये रहेगा। अब जब दोनों को जोड़ दिए तो आपको आप समझिए ये आ गया कि नहीं? इसमें हाई पी टाइप है तो बन गया का पी इंजेक्शन। अब ये हो गया जंक्शन डायोड, तो अब इसके नीचे डी लिख देंगे। तो सर्किट में ये रचना को पढ़ेंगे जंक्शन डायोड। आगे किसी को दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। जंक्शन डायोड करेक्ट? यस। आओ भाई उसके घर से कोई आया? Yes. हाँ जी चले। Yes. अब बोलो किसे जंक्शन डायोड कहोगे? बताओ, परिभाषा दी गई ना। अब यहाँ देखो, जंक्शन डायोड वह डिवाइस है जिसके द्वारा धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाता है। और आप समझ गए, फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में नहीं जाएगा। एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसी को हम जंक्शन डायोड कहते हैं। जंक्शन डायोड वह डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक दिशा किया जा सकता है। ठीक है। अब हमने आपसे सवाल उठाया था कि बेटा इस पर एक फुल क्वेश्चन रहेगा, तो अब हम आपको डायोड की मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए डायोड की क्रिया, तो चलिए पहली क्रिया ले रहे हैं। तो पहली क्रिया विधि क्या है? अभी आपने सुना है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तब ये धारा को जाएगा और रिवर्स में जोड़ेंगे तो इसका मतलब कि इसकी पूरी मैकेनिज्म को कितने स्टेप में बताना होगा? एक बार फॉरवर्ड में, एक बार रिवर्स में। इसके कार्यविधि को दो स्टेप्स में, यानी दो चरणों में हो गए। दो स्टेप्स में समझाया जा सकता है। हो गया बेटा? फॉरवर्ड बायस और दो शिफ्ट रिवर्स बायस। अब चलो एक एक करके देखते हैं। तुम लोग बेटा अब से ध्यान देना, बाकी सब है रिगार्डिंग में, तो तुम लोग अभी से ध्यान दोगे तो जितना और नुकसान है सब नहीं करोगे। आओ चलिए सब लोग तैयार? ये
जो बच्चे अभी आए हैं वो थोड़ा फिर से बात सुनेंगे। जब हम एनपी जंक्शन को किसी इक्विपमेंट्स के साथ इस प्रकार संयोजित करते हैं कि एन का शियर का संबंध सेल के माइनस टर्मिनल के साथ और पी शियर का संबंध सेल के प्लस टर्मिनल के साथ संयोजन हो यानी बाइसिंग हो, तो इस संयोजन को और देखो यहाँ मैंने संकेत बना दिया, N फॉर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तुम लोग कितना एब्सेंट शब्द यहाँ हो जाएगा, तुम्हारा रिपीट हो जाएगा, बाकी तो इसमें नहीं। बोलो क्लियर है? तो देखो अब हमने क्या किया कि अब हमने N और P जंक्शन को सेल के साथ फॉरवर्ड बायस में यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है? अब मैकेनिज्म को शुरू देखो। हमने आपको एक मंत्र भी दे दिया कि बेटा पूरा ध्यान समझने पे लगाओगे, लिखने पर कम रखोगे, क्योंकि लिखने वाला काम यहाँ से हो जाएगा और समझने वाला काम करोगे तो काम बन जाएगा। तो आओ अब आप समझ चुके हो, मुझे बार-बार नहीं कहना। पकड़ो, फिर से बात सुन लो। जब हम एनपी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट कर देने पर सेल के माइनस टर्मिनल से ऋण आवेश के जाने से इस सेल में धारा दोनों आवेश की उत्पन्न करती है, तो माइनस आवेश के कारण जाने से इसके शिरे पर और प्लस शिरे प्लस भी हो जाता है। अब आपको पता है कि ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं और वो हाई कंसंट्रेशन में है, और इसमें जो होल है, ये सब होल बनाया गया है, बताओ होल लो कंसंट्रेशन में है, तो बताओ ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश है, तो विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, लेकिन समान आवेश में अतः ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके इधर की ओर खींचेगा। इधर जब इसने प्लस सिरे से आवेश के प्रवाह के कारण देखो यहाँ पर प्लस आवेश आ गया, इसके कारण प्लस पोटेंसी आ गई, और प्लस पोटेंसी के कारण बताओ होल पर भी धन आवेश, यहाँ भी धन, अब यहाँ भी प्रतिकर्षण। तो अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन इधर से प्रतिकर्षित होकर बोलो जंक्शन की ओर बढ़ने लगे, इधर भी बढ़ने लगे। अभी तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट हो गई थी डिप्लीशन लेयर में, दोनों के सिरे विभव समान हो गए थे। तुम जानते हो विभव समान हो तो धारा नहीं बढ़ेगी। अब बताओ ये विभव बढ़ गया, धारा का प्रवाह तभी होता है जब विभव तो इसलिए विभव बढ़ने से अब ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, इस डिप्लीशन लेयर को पार करके पी में जाने लगे और होल इधर आना शुरू कर। और जाने रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा धारा, इस कारण देखो ये धारा बहना शुरू हो गया। तो इस समय ये बताओ चालक की भांति व्यवहार, अब कोई प्रॉब्लम? तो अब अभी कुछ देर पहले जब पढ़ाए थे इतनी बात बताए थे, अब चूंकि मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अब इसमें अब कुछ बातें नहीं पढ़ने जा रही। तो बेटा अब जो ये विभव हमने स्थापित किया यहाँ, जिसके कारण ये धारा बहना शुरू हो, क्लियर हो रहा? इस विभव को बेटा हम बोलेंगे अग्र वोल्टेज, अग्र अभिनत वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वोल्टेज। अब याद रखना अल्टरनेट करंट में वहां तुम लीडिंग वोल्टेज बोला करते थे, अग्रगामी विभव, तो वर्ड का टर्म्स अलग अलग है, वहां का थ्योरी वहां पे चलेगा, ठीक है ना? फिर मैं बता दे रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है? वहां क्या चलता था,
वहाँ धारा और वोल्टेज में हम देखा करते थे कि आर सर्किट है कि एल सर्किट है, तो आर में समगामी चलता था, लेकिन प्रेरकत्व में वोल्टेज आ गई यानी लीडिंग वोल्टेज और लैगिंग करंट, वो टर्म्स यहाँ नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर जो हमने विभव स्थापित किया वो विभव को कहते हैं अभिनत वोल्टेज, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज। आया बेटा? और इसके कारण जो धारा रही, इस धारा को कहते हैं अग्र अभिनत धारा, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है? अब अगर हम अब अगर हम एक्स अक्ष पर अगर वोल्टेज सही है, और वाई अक्ष पर कल का बताया कि बेटा ये मिली एम्पियर की धारा छिड़ बना है। अगर हम इस पर इंडिकेट करें तो पहले जैसे जैसे यहाँ वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे, जैसे यहाँ दिखा रहा इधर इतना धारा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जितना गैपिंग में इधर दिखा रहा हूँ उतना इधर। अब इसमें मान लो कि इसमें ये धारा I1 है, तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो जाहिर धारा बढ़ेगी, लेकिन ये धारा इतना नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, यानी ये भी समानुपाती है, लेकिन बढ़ रहा है। माइंड आ रहा है? अब इसके ऊपर देखिए, अब अगर हम इसको ग्राफ को आगे बढ़ाएं तो आपको ये ग्राफ देखिए ऐसे टेढ़ा शुरू होगा और अब ऐसे करना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो क्या आपको पढ़ाया गया, जब सर्किट पढ़ाया गया तो बताया गया था कि यह प्रैक्टिकल में बता चुका है। तो बेटा आपको पता है कि ये धारा वोल्टेज के साथ बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है। इसका पूरा काम समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ